2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की, जबकि वो $3 मिलियन के कर्ज में थे। इसके बावजूद कि उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा कमाए थे। यह पैसे को लेकर एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी की बहुत सी एक्शंस और मोटिवेशंस किसी न किसी तरह इसे कमाने की इच्छा या जरूरत से जुड़ी होती हैं। लेकिन इसे हासिल करने का क्या फायदा अगर असली दिक्कत इसे मैनेज करने की हमारी कैपेसिटी में ही है। आज अमेरिकन्स के पास हिस्ट्री का सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है। क्या आपने कुछ नहीं सीखा? डेब्ट एक इनविजिबल बोझ है जो देश के सबसे कमजोर लोग उठा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये स्टैटिस्टिक्स यूएस और यूके के लिए है, लेकिन एक पल के लिए अपने खुद के पैसे के एटीट्यूड पर सोचिए। पैसे का आपकी लाइफ में क्या रोल है? क्या ऐसा लगता है कि यह आता है और तुरंत चला जाता है? क्या पैसे ने कभी आपको किसी वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया है? एक ऐसी सिचुएशन जिसने आपको किसी गेट रिच क्विक स्कीम या किसी गुरु के छांसे में डाल दिया हो, जो कहता हो कि आप सिर्फ उनका कोर्स खरीदकर अमीर बन सकते हैं। जबकि मेरा पूरा चैनल किसी न किसी तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करता है, मुझे एहसास होता है कि हमारी पैसे को लेकर सोच कई बार इसे कमाने की हमारी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एस्पेशली जब हमारा दिमाग ऐसे ऑपरेट करता है जो हमें फाइनेंशियली सेंसिबल बनने से रोकता है। क्या यह सच में मायने रखता है अगर आप एक साल में 6 फिगर्स से ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन उस साल के अंत तक आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा? ये डिस्कनेक्ट कहाँ है? अब वक्त आ गया है कि हम इस मिस्ट्री को सुलझाएं, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक बेहतर फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करें जो पैसे को समझने के लिए जरूरी है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पर्सनल फाइनेंस में सिखाया जाता है, लेकिन अक्सर फॉर्मल एजुकेशन में मिस हो जाता है। एक सवाल, पैसे का असली मतलब क्या है? या फिर पैसा असल में रिप्रेजेंट क्या करता है? जब आप अमेज़न से कुछ खरीदते हो या जब आपको जॉब करने के लिए सैलरी मिलती है, तो इन ट्रांजैक्शंस में पैसे की सिग्निफिकेंस क्या होती है? पैसा आमतौर पर एक माध्यम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गुड्स और सर्विसेज की सेल, परचेज या ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन पैसे का असल मतलब नहीं समझाती। एक बेहतर तरीका पैसे को देखने का ये हो सकता है कि पैसा एक मूल्य की अभिव्यक्ति है। आप किसी चीज को खरीदने के लिए पैसा देते हो क्योंकि आप उस चीज की वैल्यू को उतने पैसे के बराबर मानते हो जितना आपने दिया है। बेशक प्राइस आप अकेले डिसाइड नहीं करते, बल्कि मार्केट पूरी तरह से डिसाइड करती है। लेकिन एक बात पर फोकस करो, पैसा इक्वल मूल्य। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अक्सर हम पैसे को एक नैतिक महत्व दे देते हैं। एक कोट जो आपने जरूर सुना होगा, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस लकी था, या फिर ये सोचते हैं कि इसने किसी का फायदा उठाया होगा इतना पैसा कमाने के लिए। किसी को क्या खोना पड़ा ताकि उन्होंने फायदा उठाया? और कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या नया मूल्य वैल्यू बनाया गया जिससे ये पैसा उत्पन्न हो सका। अगर हम समझ लें कि पैसा सिर्फ एक मूल्य का अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पैसा न तो बुरा होता है और न ही किसी इंसान को बुरा बनाता है। हाँ, कुछ लोग जैसे स्कैमर्स होते हैं जो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज वे बेच रहे हैं उसकी असली मूल्य है। लेकिन इसका पैसे से लेना देना नहीं है, बल्कि उनके खुद के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। पैसा सिर्फ आपके विकल्प ऑप्शंस खोलता है और आपकी दुनिया का नजरिया बढ़ाता है, लेकिन आप उस पैसे का कैसे उपयोग करते हो यह आपके खुद के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो पैसा एक मूल्य का अभिव्यक्ति है। अब सवाल यह है कि यह बात उन लोगों की जिंदगी को कैसे बदलती है जो महीने की तनख्वाह पर जी रहे हैं, या जो क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे हुए हैं। सिर्फ यह कह देने से कि मनी वैल्यू कुछ भी बदलता नहीं। हो सकता है कि मैं पैसे को एक नए नजरिए से देखूं, लेकिन इसका क्या व्यावहारिक एक्शनेबल सलाह है? इसका जवाब देने के लिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आपका पैसे के साथ रिश्ता क्या है? पैसा आपकी जिंदगी में आएगा और चला जाएगा। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी आय, इनकम और खर्च एक्सपेंसेस से झलकता है।
एक और व्यावहारिक तरीका जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है वह यह है कि आपका उत्पादन बनाम उपभोग कंजम्पशन का संतुलन क्या है। ज्यादातर पैसा आपकी जिंदगी में तब आएगा जब आप किसी न किसी रूप में मूल्य वैल्यू उत्पन्न करेंगे, और ज्यादातर लोगों के लिए यह मूल्य श्रम के रूप में आता है। एक नौकरी जॉब से पैसा आएगा, लेकिन जब आप कुछ कंज्यूम करेंगे तो पैसा चला भी जाएगा। एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, एक नई कार, एक घर, इन सभी चीजों के माध्यम से हम पैसा खर्च करते हैं। कई तरीकों से हम एक इंसान के नेटवर्थ को एक मीट्रिक की तरह देख सकते हैं जो उसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच का संबंध दिखाता है। अब अपने दिमाग को वापस ले जाओ उन आंकड़ों पर जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताए थे। आपके हिसाब से कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन वाले संबंध में समस्या कहां है? अब खुद के बारे में सोचो। सोचो कि कितना पैसा आपकी जिंदगी में आया है और कितना चला गया। आज आपके पास उसमें से कितना बचा है या किसी एसेट में इन्वेस्ट किया है, और इस रिलेशनशिप का कौन सा हिस्सा संतुलित लगता है या सुधार की जरूरत है। ज्यादा संभावना यह है कि दोनों पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा कंजम्पशन होता है। याद है वो करियर बिल्डर स्टडी जो दिखाती थी कि 78% अमेरिकी वर्कर्स पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। तो उसी स्टडी में यह भी पता चला कि जिन लोगों की सैलरी $100,000 या उससे ज्यादा है, उनमें से भी 1 out of 10 लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। अब यह तो हो सकता है कि जो बंदा 6 फिगर सैलरी कमा रहा है वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहता हो, लेकिन जब आपकी सैलरी एवरेज वेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग से काफी ज्यादा हो, फिर भी आप हर एक पैसा खर्च कर देते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके कंजम्पशन के पैटर्न को ठीक करने की जरूरत है। इससे पहले कि आप अपनी प्रोडक्शन को लेकर टेंशन लो, जैसे कई अमीर सेलिब्रिटीज जो बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं, वो हमें यह सिखाते हैं। अगर आपके कंजम्पशन की समस्या है तो फिर आप जितना भी कमा लो कुछ नहीं बदलने वाला। एक रैट रेस एक ऐसी दौड़ है जो एंडलेस, सेल्फ डिफीटिंग या फिर बेकार की परस्यूट। कभी कभी रैट रेस का मतलब 9 to 5 जॉब से जोड़ दिया जाता है। कुछ लोग इसे एक कंपैरिजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपको गिल्ट फील करवा सके और आप उनके प्रोग्राम्स और बुक्स खरीद लें। लेकिन ये बिल्कुल सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एक जॉब को विलेन बना देता है, और यह नज़रअंदाज करता है कि कई लोग अपनी जॉब्स को पसंद करते हैं या फिर उनके पास और भी एस्पिरेशंस होती हैं जो 9 to 5 के अलावा हैं। एक असली रैट रेस क्या है? जब आप फाइनेंशियल एज पर जी रहे हो, जब आप एक पेचेक दूर हो ब्रोक होने से, जब आपको हमेशा यह महसूस हो कि जैसे ही पैसा आपकी जिंदगी में आता है वह तुरंत चला जाता है, और जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है यह रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। अगर जॉब चली जाए, कोई अचानक हेल्थ इमरजेंसी आ जाए या कोई और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन हिल सकती है, और सोचो उस फाइनेंशियल टेंशन का मेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। फिर आपकी जॉब एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाती है ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को फंड कर सके या अपना डेट चुका सकें। जैसे टाइलर डर्डन ने फाइट क्लब में कहा था, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। लेकिन इसका एक सिल्वर लाइनिंग भी है, यह ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। अगर आप बदलाव लाना चाहें, पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप है अपने और पैसों के बीच के रिलेशनशिप को समझना। यह अक्सर जर्नलिंग करके किया जाता है, जिसमें आप अपने मंथली एक्सपेंस को कैटेगराइज करते हैं, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूटिलिटी, एंटरटेनमेंट और ऐसी ही दूसरी चीजें। ये अपने आप को एक कंज्यूमर के रूप में समझने के बारे में होता है, लेकिन यह हिस्सा थोड़ा मुश्किल होता है। बिहेवियरल फाइनेंस में इस फीलिंग को अक्सर ऑस्ट्रिच इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो हमारी टेंडेंसी होती है नेगेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बचने की। ये वो फीलिंग है जो आपको तब होती है जब आप अपने बैंक अकाउंट को देखने से इनकार करते हैं, एक नाइट आउट के बाद डर के मारे कि वो क्या दिखा सकता है। और फिर जब आप इस स्टेज को पार कर लेते हैं तो अब वक्त है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक कंज्यूमर के रूप में। यह अक्सर बजटिंग से जुड़ी होती है, जिसमें आप हर महीने तय करते हैं कि आप हर कैटेगरी पर कितना पैसा खर्च करेंगे और उस पर स्टिक करते हैं। यह सिस्टमैटिक तरीके से अपनी कंजम्पशन को देखना
और फिर उन चीजों को मिनिमाइज करने के तरीके ढूंढना है ताकि आप अपने मीन्स के नीचे जी सकें। दूसरे शब्दों में, एक ऐसी लाइफस्टाइल रखना जो आपको इतना पैसा दे कि आप सेव और इन्वेस्ट कर सकें किसी फॉर्म में। यह भी जरूरी है कि इन्वेस्ट करने से पहले पर्सनल फाइनेंस में सबसे कॉमन प्रैक्टिसेस में से एक है इमरजेंसी फंड रखना। यह एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेविंग्स होता है जो आप इमरजेंसी के केस में रखते हो। इस फंड में आमतौर पर 3 से 6 महीने के एक्सपेंस का पैसा रखा जाता है। लेकिन जो आइडिया है लिविंग बिलो योर मीन्स का, वह एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि हम ऐसा लाइफस्टाइल क्यों चुनेंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते या जो हमें फाइनेंशियल एज पर डाल दे। मैं अपने कॉग्निटिव बायसेस पर एक पूरा वीडियो बना सकता हूं। ऑस्ट्रिच इफेक्ट है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। फिर हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग है जो एक टेंडेंसी है शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज्यादा फेवर करने की इंस्टेड ऑफ ग्रेटर रिवॉर्ड्स इन द फ्यूचर। यह है जब आप नए शूज खरीदते हो इंस्टेड ऑफ उस पैसे को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करना। और फिर है सोशल प्रूफ। हमारी टेंडेंसी होती है दूसरों जैसे सोचने और एक्ट करने की। जब आपके आसपास के लोग कुछ खरीद रहे होते हैं तो आप भी वही खरीद लेते हो, या फिर जब आपके आसपास के लोग पैसों को बुराई का एक तरीका समझते हैं तो आप भी वही सोचने लगते हो। कीपिंग अप विद द जोन्सेस, ये फ्रेज इस बड़े कंजम्पशन प्रॉब्लम को समराइज करता है। गूगल कहते हैं इसके बारे में, ट्राइंग टू एम्यूलेट और नॉट बी आउटडन बाय वन्स नेबर्स। वो नए पोर्श खरीदते हैं, आप भी खरीद लेते हो। वो अच्छी क्लोथ्स पहनते हैं, आप भी कुछ ले लेते हो। वो अपना घर रेनोवेट करते हैं, आप भी कर लेते हो। सब सिर्फ इम्प्रेस करने या दूसरों के साथ कंपटीशन करने की कोशिश में। और आज के वर्ल्ड में वो जोन्सेस अब नेबर्स नहीं है, वो अब बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। हम सब सोशल अप्रूवल के लिए वल्नरेबल है। हमें बहुत परवाह होती है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को इस बात से मेजर कर रहे होते हैं कि कितने लोग हमारे पोस्ट्स को लाइक करते हैं। गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा ने यह बात बहुत अच्छे से कही। फॉर मोस्ट कैनेडियंस, डेट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कम से कम कुछ पॉइंट पे स्पष्ट होने के लिए मैं ये नहीं कहा कि महंगे कपड़े या स्पोर्ट्स कार खरीदना बुरा है। नहीं, मैं ये सोचता हूं कि उपभोग एक बुरा काम है। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि हम मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण के परिणामों पर चर्चा करें। यह बस ये समझाना है कि आप एक उपभोक्ता के रूप में खुद को कैसे देखते हैं। क्या आपको ज्यादा पैसे दिखाने की जरूरत है या आप वास्तव में पैसे रखते हैं? रैट रेस का मतलब यह नहीं है कि 9 to 5 की नौकरी करना, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीते हैं कि हमेशा अगली चीज का पीछा करना पड़ता है, चाहे वह एक पेचेक हो या कोई भौतिक संपत्ति, जिसके चलते आपके बड़े जीवन के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं पीछे छूट जाती हैं, ताकि आप ये रेस जारी रख सकें। एक बजट और अपने खर्चों को ट्रैक करना। बार बार यह साबित हो चुका है कि यह आपको इस रेस से बाहर निकाल सकता है। यह मजा है बात करने में कि पैसे कमाने का, या सोचने में कि आपके पास जितना अधिक संपत्ति हो सके उतनी हो। लेकिन क्या फायदा है जब आपके पैसे के साथ संबंध ऐसे होते हैं कि आप सब कुछ खो देते हैं या फिर नॉन स्टॉप काम करते हैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। यह असली रैट रेस है। लेकिन फिर भी सब कुछ कहने के बाद चलिए अब बात करते हैं पैसे कमाने की। अब जो चीजें हम यहां 30 साल से सिखाते आ रहे हैं वो सिद्ध हैं। क्या हाल है आप लोग? ये ग्राम है। तो हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और बात करनी होगी स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि जैसे ही हम सप्ताह समाप्त कर रहे हैं, स्टॉक्स पर्सनल फाइनेंस चैनल्स जैसे ग्राम स्टेफन या डेव राम से अच्छे तरीके हैं अपने उपभोग पक्ष को प्रबंधित करने के लिए। लेकिन अगर एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि वे ज्यादा बात करें तो वह उनका पैसे कमाने का तरीका होता, और मैं समझता हूं कि क्यों वे ऐसा नहीं करते। यह आसानी से अपने खर्चों को कम करने का तरीका जो आप कंज्यूम करते हो बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने के। जब आप मास ऑडियंस से बात कर रहे होते हो तो सबसे अच्छी सलाह देना जो ज्यादातर लोगों के लिए काम करे, यह सामान्यत बेहतर विकल्प होती है।
हम देखते हैं कि कई सारी कम्युनिटीज बन चुकी है जो फ्रुगैलिटी पर फोकस करती है। फायर कम्युनिटी इसका एक उदाहरण है। ये एक मूवमेंट है जो अपनी लाइफ को बहुत सस्ते तरीके से जीने की रणनीति अपनाता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हो सके ताकि जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट ले सकें। मिनिमलिस्ट्स भी एक समान दृष्टिकोण रखते हैं, फायर कम्युनिटी की तरह, लेकिन ये ज्यादा फिलोसॉफिकल पोजीशंस में उलझे होते हैं और दुनिया के बारे में। लोग जैसे ग्राहम स्टीफन और डेव रामसे ऐसी रणनीतियां प्रमोट करते हैं जो सस्ते तरीके से जीने, पैसे बचाने और लंबे समय तक निवेश करने के स्पेक्ट्रम में आती है। और इस रणनीति में कुछ भी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है। ये वाइड रेंज के लोगों के लिए काम करती है, अलग अलग आय स्तरों के साथ। लेकिन ईमानदारी से देखें, ग्राहम स्टीफन कूपन कट करने या एक बहुत सस्ते जीवन शैली जीने पर निर्भर नहीं करते, जिससे वह हर महीने $100 से $200 यूट्यूब से कमा रहे हैं। न ही डेवराम से ये रणनीतियां अपनाकर अपनी अनुमानित नेटवर्थ $55 मिलियन तक पहुंचाते हैं। ये लोग एक माध्यम का उत्पादन का उपयोग कर रहे हैं जो मास स्किल पर काम करता है। मेरे वीडियो में द अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट मनी मैंने इसी बात को चर्चा की थी। मैंने बात की थी कि पैसे आपके बाजार में अनुमानित मूल्य के बराबर होते हैं और आपकी मूल्य बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है बाजार में कोई समस्या ढूंढना, उस समस्या का समाधान बनाना और उस समाधान को बाजार में बड़े पैमाने पर बेचना। यह उद्यमिता का मार्ग। एक सफल व्यवसाय जो बड़े पैमाने पर है वह समाज को बहुत अधिक मूल्य प्रदान करने में सफल होता है, जिससे आपका उत्पादन पक्ष एक सामान्य नौकरी के मुकाबले काफी अधिक बढ़ता है। लेकिन यह मार्ग सभी के लिए नहीं होता, न ही हर किसी को इसे आजमाना चाहिए। यह बात है अपनी क्षमताओं को समझने की और यह देखने की कि उद्यमिता आपके लिए सबसे उपयुक्त है या नहीं। इसके बाद अपने उत्पादन को बढ़ाना केवल व्यवसाय की कठोर परिभाषा से नहीं आता। ग्राहम स्टीव को एक साधन के रूप में उपयोग करता है कुछ बनाने के लिए। इस मामले में व्यक्तिगत वित्त के बारे में वीडियो बड़े पैमाने पर। यह एक कारण है कि मैंने भी YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया। यह भी एक साधन है कुछ बनाने का। इस मामले में डॉक्यूमेंट्री शैली के वीडियो बड़े पैमाने पर। अब मैं इतना कर पा रहा हूं कि समय दे सकता हूं और इसके आसपास एक व्यवसाय बना सकता हूं। उत्पादन का मतलब है बाजार को किसी संबंधित मूल्य प्रदान करना किसी रूप या आकार में। मैंने अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, जैसे अभिनय, प्रस्तुतिकरण, कहानी सुनाना और वीडियो संपादन, ताकि ऐसे वीडियो बना सकूं जो मनोरंजक और शैक्षिक हों। और शुक्र है कि बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आपके उत्पादन का तरीका हो सकता है कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाना जो एक समस्या हल करे जिसे आप मानते हैं कि बाजार उसके समाधान के लिए पैसे देगा, या शायद एक फिटनेस ब्रांड बनाना जो बहुत अच्छे से ब्रांडेड हो और अपनी समुदाय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे, जो दूसरे फिटनेस ब्रांड नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि यह केस है का और जो उन्होंने जिमशार्क के साथ किया। ज्यादातर लोगों के लिए श्रम एक स्टैंडर्ड 5 जॉब के रूप में ही उनका प्रोडक्शन का तरीका होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी प्रोड्यूसिंग एबिलिटी वहीं तक सीमित हो जाती है। अपने आप को प्रोड्यूसर के रूप में समझना इस बात को समझने के बारे में है कि आप कैसे मार्केट को वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप बड़े पैमाने पर वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप बड़े स्केल पर पैसे कमा सकते हो। इंटरनेट ने थैंकफुली हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसे मार्केट को रिलीज किया हो। तो समरी में सबसे पहले अपने आप को कंज्यूमर के रूप में समझना जरूरी है कि आप क्या खरीदते हो और क्यों खरीदते हो। उसके लिए अपने कंजम्पशन का जर्नल रखो और फिर अपने लिए एक बजट सेट करो ताकि उस कंजम्पशन को मैनेज और कंट्रोल कर सको। प्रोड्यूसिंग तब एक मामला बन जाता है कि आप सोसाइटी में मैक्सिमम वैल्यू कैसे ला सकते हो, चाहे वो एक जॉब हो, बिजनेस हो या कोई और तरीका हो प्रोडक्शन का। यह एक फ्रेमवर्क है जो मुझे काफ़ी मदद मिली है और मुझे लगता है कि यह काफ़ी और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहा होगा जो पैसे बनाने में इंटरेस्टेड है।
ये सिर्फ सुशी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब्सटैंशियल है। और फिर उसे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जैसे कि दिया हो $100 तक पहुंचना, ये इंसान है। मेरे दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका इस पॉइंट तक देखना, ये उम्मीद है कि मैंने आपको किसी न किसी तरीके से वैल्यू प्रदान कर पाई हूं। तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और अगर आपको बिजनेस, पैसे और फाइनेंस के टॉपिक्स पर और वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबाएं।